नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा द ट्रुथ में। और आज चर्चा का विषय हम लेकर आए हैं खेती, क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्य संकट की चुनौती पैदा हो गई है। अभी हाल ही में जो G20 का समिट हुआ था, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान में फर्टिलाइजर का क्राइसिस है और बहुत ही जल्द हमें फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गंभीरता से इस दिशा में काम करने की जरूरत है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और भारत में मौजूदा वक्त में परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की कोशिश इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। खाने पीने की जो आदतें हैं उसे भी बदलने पर जोर दिया जा रहा है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम पंजाब में एक मिशन की बात करेंगे। यहाँ पर पंजाब में 90 के दशक से एक मिशन चलाया जा रहा है परंपरागत खेती का, खेती विरासत मिशन है। ये मिशन एक उद्देश्य लेकर चल रही है कि पंजाब में फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेती विरासत मिशन से जगतार सिंह धालीवाल जी। जगतार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। नमस्कार जी सभी को, धन्यवाद। जगतार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है हमें, और आप लंबे समय से आपका जो खेती विरासत मिशन है वो पंजाब में इसी दिशा में काम कर रहा है कि जिस तेज़ी से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तेज़ी से पंजाब में खेती हरित क्रांति हुई और उसे लेकर जो खाद्य संकट, पानी की परेशानियां, ये सब जो बढ़ी हैं, और परंपरागत खेती को आपने समाधान के रूप में पेश किया और इसी दिशा में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की इस चिंता को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद खेतों में मौजूद होकर, खेतों में वहां पर खड़े होकर इस समस्या का सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ समाधान की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी सभी को नमस्कार जी। तो जो आपका सवाल है प्रधानमंत्री जी, जैसे ये कार्यक्रम भी चल रहा है कि पर्यावरण का संकट तो है ही, उसके साथ साथ आगे जो केमिकल, जो रासायनिक खादें हैं, उनका संकट समय समय पे देखने में मिलता रहता है। पंजाब में तो खास तौर पर कभी DAP, कभी यूरिया। आगे आपने बोला कि खुराक का भी संकट आ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये बात जो है, ये हमें मान लीजिए जो हरित क्रांति का दौर था, उस समय भी हमारे जो किसानों को यही बोला गया था, क्योंकि हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे जो उस समय खेती कर रहे थे, उनमें से कोई भी किसान नहीं चाहता था कि हम अपने खेतों में जो रासायनिक खाद है, चाहे वो यूरिया है या कोई अन्य रासायनिक खाद है, उसके बाद दौर चला रासायनिक कीटनाशकों का, कीटनाशकों का भी। तो उस समय भी कोई नहीं चाहता था कि हम अपने खेतों में इनको यूज करें और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा हमारे वातावरण पे, हमारे सेहत पे। जो अपनी बात बोली जा रही है, जहाँ हम जब भी मान लो 2005 से खेती विरासत मिशन रजिस्टर हुआ, उससे पहले जो हमारा गांव में लोगों के साथ जो डिस्कशंस हमारे जो सीनियर है उनकी जो होती थी, तभी बेसिकली जब भी हमारा जैविक खेती को लेकर, खास तौर पर पंजाब में, के दूसरे राज्य हैं वहां पे स्थिति कुछ और हो सकती है, लेकिन जब पंजाब में जैविक कृषि की बात करते हैं तो हमें आज भी और पहले भी यही बात का सामना करना पड़ता है कि जब आप जैविक कृषि की ओर बढ़ेंगे तो देश भूखा मर जाएगा। जी, पंजाब को बोला जाता है कि इसने हरित क्रांति के समय पे पूरे देश का पेट भरा है। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात थी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो पंजाब को मिली थी और पंजाब ने इसे बखूबी निभाया भी, देश का अनाज का कटोरा बना, और यही वजह है कि यहाँ के किसान संपन्न भी कहे गए। बिल्कुल, तो हम जो इस बात को मानते हैं, लेकिन ये जितना भी बोला जाता है, ये हो सकता है कि ये पूरा सच ना हो।
क्योंकि हमारे बुजुर्ग तब इसको बिल्कुल भी इस और नहीं बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको इस दिशा में आगे बढ़ाया गया, या बोलेंगे उसको, उनको इस दिशा में आगे धकेला गया। आज भी बात पूरी जारी है कि ये फर्टिलाइजर का क्राइसिस आता है समय समय पे, और उसके आगे मान लो कि फूड क्राइसिस आ सकता है, भोजन का अकाल आ सकता है जी। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तभी भी हम थोड़ा उसको देखें तो कुछ जो अकाल थे वो थे, और कुछ अकाल थे वो बनाए गए थे, या वो ऐसे दिखाए गए थे, वो रियल में नहीं थे, या उसका कारण ये नहीं था जो उसका बताया गया। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरित क्रांति का पंजाब में आना इतना अनिवार्य नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ एक प्रचार और एक भ्रामक प्रचार था? हो सकता है इतना जरूरी भी नहीं था उस समय में। दूसरा, इसके बारे में बोला जाता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो इतने लोगों का कैसे पेट भरेंगे। लेकिन क्रांतियां हुई है, चाहे ये हरित क्रांति है, उसके बाद हम सफेद क्रांति की बात करें, फिर भूरी क्रांति है, नीली क्रांति है, तो थोड़ा भूल हुई है कहीं ना कहीं हमसे, हमारे लोगों से, या हमारी जो नीतियां बनी है उनमें से, कि उसको लंबे समय का उसका क्या नतीजा रहेगा उसको हम कहीं नहीं देख पाए जी। और क्रांति लेकर आ रहे हैं वो किस आधार पे लेकर आ रहे हैं, किस कीमत, उसकी कीमत हमें क्या कहीं पड़ेगी या पड़ रही है, उसको हम समय के संदर्भ में कहीं नहीं देखा। तो उसका थोड़ा नतीजा जहां हम देख रहे हैं, हरित क्रांति है, दूध की भी क्रांति है, उसी का भी सेम ही इम्पैक्ट हम तो मानते हैं जी। ओवरऑल जितनी भी ये हरित क्रांति है, इसने हमारी जैव विविधता जो हमारी फसलों की थी उसको हम सीधा बोल सकते हैं इसने खत्म किया है। और सफेद क्रांति है, उसने हमारी जो ब्रीड्स थी जानवर की, हम गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट जितना भी हम रियर करते थे, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ हम एक अमेरिकन गाय के ऊपर फोकस करके रख लिया जी जी जी। तो आपने बिल्कुल एक सही जो चिंता है वो यहाँ पर पेश की है। खेती विरासत मिशन, जिस चिंता के साथ मिशन की शुरुआत ये हुई थी, और ये चिंता अब जब ये मिशन शुरू हुआ था और 2022 में अब जब हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये समय के साथ और गहरा गई है। स्थिति बहुत इतनी विकराल हो गई है कि दुनिया के सभी देश प्रमुखता से इस पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन भारत के भीतर या फिर पंजाब के भीतर भी इस और कुछ खास विशेष ध्यान जो सरकारों का या फिर स्थानीय स्तर पर प्रशासन का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होता दिखता है। आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको कितना सपोर्ट या मदद मिला, या फिर किस तरह का रिस्पांस जो है स्टेक होल्डर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, महिलाएं हो, कॉमनर्स हो, किस तरह का सपोर्ट मिल पाया? आज का जो समय चल रहा है, हमने 2019 में एक हालात देखे वो भारत के थे या पूरी दुनिया में थे। कोरोना का समय जो था, संकट, पूरी हेल्थ का एक इशू उठा, तो अवेयरनेस जो जागरूकता थी लोगों में वो पहले भी थी जी उस समय में, और उसके बाद जो आज का समय है तो वो तो इतनी ज्यादा जागरूकता तो बहुत ज्यादा हुई है। वो सिर्फ किसानों में नहीं हुई, वो जितने भी खपतकार हैं, चाहे वो शहरों में रह रहे हैं या किसी सर्विस में है, उनमें तो ज्यादा जागरूकता आई, क्योंकि उन्होंने वो क्राइसिस ज्यादा फेस किया। तो ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ हम ये गहरा रहा है, बिल्कुल गहरा रहा है। तो उसकी शुरुआत थी, लेकिन आज वो इतना उसका क्लियर उसके संकेत हमें मिल चुके हैं जी। जब पंजाब में बात होती थी, पंजाब का तो ये पूरा राज्य का जो नाम है वो 5 आब के नाम पे है, पानी के नाम पे इसका राज्य का नाम जी। हमारे बुजुर्ग मानते थे कि जो ये राज्य है जहाँ पे ये पानी है, ये बिकने की वस्तु नहीं है जी, लेकिन वो आज बिक रहा है। जो आज का समय है, आज हम मानते हैं कि ये जो हवा है, वायु है, जिससे हम प्राण वायु है, ये बिकने की चीज नहीं है, लेकिन पिछले समय में वो बिकी है।
जगतार सिंह धालीवाल बने हुए हैं। आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जगतार जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि पंजाब में पानी बेचने की कोशिश हुई, पानी बेचा गया, हवा बेचने की चीज़ नहीं लेकिन हवा भी बेची जा रही है। तो ये जो व्यापारीकरण हुआ, पर्यावरण के लिए अहम जो चीज़ें होनी चाहिए थे लेकिन उसका व्यापारीकरण कर दिया गया, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अभी भी जब बात पर्यावरण संरक्षण की आती है तो? जी बिल्कुल। तो जितने भी मुद्दे हैं पर्यावरण संकट के, बिल्कुल ये गहरा भी रहे हैं और भी, लेकिन अभी भी हमारे जो किसान साथी हैं वो ऐसे एक जाल में हैं कि वो थोड़ा इसमें और भी अभी इंतजार कर रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े लोगों को छोड़कर थोड़े लोग हैं जो रुक गए हैं, जहाँ जो कुदरत की ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं कुछ सालों से। आपका कहना है कि उनकी संख्या कम है, बहुत कम है? संख्या कम है, लेकिन पहले क्या बात होती थी कि हम जब ये इस विषय को बात करते थे तो हमारा विरोध होता था। लेकिन अभी लोग सीधा विरोध में नहीं आते, वो मानते हैं कि हम बिल्कुल संकट में हैं, लेकिन हम उसी के साथ साथ कुछ आर्थिक संकट में भी ऐसा फंसे हुए हैं कि हम उससे पीछे भी बाहर आने की भी थोड़ा अभी हमें समय लगेगा। लेकिन जो लोग उस रास्ते पे चाहते हैं वो बढ़ भी रहे हैं और कामयाबी से बड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। जी, आपने कहा कि जो कॉटन कपास की खेती फरीदकोट जहां से इस मिशन की शुरुआत हुई वहां पर बड़े पैमाने पर होती थी, लोगों को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां समस्याएं भी आई, लेकिन जब आपने मिशन शुरू किया और तब से लेकर अब तक कपास की खेती से जुड़ी तमाम रासायनिक खाद्य की जो इस्तेमाल था, क्या उस पर थोड़ा बहुत रोकथाम लग चुकी है? जब 90 के दशक में या उससे पहले कपास की खेती हो रही थी पंजाब में, तो एक समय था जब हमारे बीज देशी थे, कोई उसमें हाइब्रिड बीज नहीं था और कीट का प्रकोप भी इतना नहीं था। ठीक है। तो वो हम तो बेसिकली इस सिद्धांत को मानते हैं कि कीट का जो प्रबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर कर सकता है, कीट ही कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। जब भी हम इंसेक्टिसाइड का जो छिड़काव है उसको बढ़ाते जाते हैं, ये बिल्कुल हमारी मेरी शिक्षा भी यही है, उसमें भी हमारे एक प्रिंसिपल्स रहते हैं कि हम जितना पेस्टिसाइड का छिड़काव बढ़ाते हैं कीट में उतनी ही प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा आती है जी, उस अर्जेंस भी ज्यादा होती है, वो उतना ज्यादा बढ़ता है जी, नहीं है उसको खत्म करने वाले और दूसरे मांसाहारी कीट भी हैं और दूसरे पक्षी भी हैं, या नेचर का साइकिल ऐसा है वो मैनेजेबल अपने एक प्रबंधन में कंट्रोल में रहते थे। हरित क्रांति के दौर में या उससे पहले भी जब खेती होती तो कीट तो हमेशा ही रहे हैं जी, लेकिन एक लिमिट से कभी नहीं परे थे। जब हम कॉटन बेल्ट में ये बोला गया कि आपको कपास को ये कीट खा रहा है और इस कीटनाशक का आप छिड़काव करें, और किसान बोले वाले उस चक्कर में इतना फंसे कि वो 2 4 5 7 स्प्रे करते करते वो 15-20 स्प्रे तक पहुंच गए। जिस 30-35 स्प्रे एक सीजन में हुई थी, उस समय प्रोडक्शन हमारी बिल्कुल नामात्र हुई थी, इतनी स्प्रे के बावजूद भी। उसके बाद फिर हाइब्रिड कॉटन का बीज आया, फिर 2002 के आसपास में बीटी कॉटन आई या लाई, और बीटी कॉटन के बारे में बोला गया कि इसको कीट नहीं लगेगा, ये बोल के लाई जी। तो वो 2-3 साल उसका समय रहा, फिर 6 में या 7 में मिली बग का उस पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ कि पूरे का पूरे खेत तबाह हुए। तो आज का जो समय है वो कॉटन बीटी कॉटन भी फेल हो चुका है, उसमें होना ही था क्योंकि दूसरे देशों में ये पहले ही हो चुका था, हमारे बाद में जी। पेस्टिसाइड कीटनाशक का यूजेज भी इतना बढ़ गया, उसके बावजूद भी अभी कपास की खेती फेल हो रही है। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कीटनाशक जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते आए और पंजाब ने सबसे ज़्यादा दंश झेला कि कीटनाशक का इस्तेमाल बढ़ता गया, लेकिन आर्थिक जो तंगी है वो किसान की वहीं खड़ी हुई है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? किसानों को नहीं समझ में आ रही, वो तो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से मजबूर हैं, लेकिन सरकारों को भी समझ में नहीं आ रही है। जगतार जी, ये क्या है ना,
ये एक पूरे का पूरा इसके पीछे इंडस्ट्री मान लीजिए जो इसमें लगी हुई है, क्योंकि जो खाद बेचने वाले हैं और उसी के साथ जो कीटनाशक बेचने वाले हैं, उसके ऊपर है जो बीज बेचने वाले हैं जी। जब पहले का दौर था या उसका पहले समय था तो किसानों के बीज अपने खुद के होते थे कपास के। वो एक कपास की खेती की, उसी को बिनोला अलग निकाला और उसी को अगले सीजन बुआई करते थे। जी जी। जब आप बीज में आए तो हम यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट हुए, उसके बाद बीटी कॉटन में आए तो हम कंपनीज के बीज पे डिपेंडेंट इतना हो गए कि आज 99% तो पूरा बीटी कॉटन है। 1% मुश्किल से होगा जो देशी कॉटन है। हम भी उसमें थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बीज को बचाने में, या किसानों को देसी कपास का बीज लगवा के उसकी खेती करवा के जहर मुक्त और उसको वैल्यू चेन को कंप्लीट करें, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। कारीगरों से उसका कपड़ा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है तो बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन हम उसमें लगे हैं। लेकिन दूसरी दिशा जो है, दूसरा साइड है इस पूरे सिनेरियो की कॉटन की, तो वो पूरा बीटी कॉटन की चपेट में आके पूरा खात्मे की तरफ बढ़ चुका है। जी। अभी हाल ही में सरसों के इस बीज को लेकर भी एक बड़ा जो है आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी कि नहीं, ये बीज नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये जो प्रयोग बार बार किया जाता है भारत में खेती को लेकर, ये बहुत ही हानिकारक है और लंबे समय तक जो है भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, जो हमारी परंपरागत खेती थी वो हमारे किसान के हाथों में थी जी। उसका बीज खुद का था, उसकी खाद खुद की थी, उसका गाय भैंस खुद के थे और भोजन उसका स्वास्थ्य देता था। लेकिन अभी हमारे, चाहे वो कपास की बात की हमने, अभी आगे आप सरसों के बारे में पूछ रहे हैं जी। आज सरसों का बीज हमारा खुद का है। जब ये जीएम सरसों आएगी तो ये इसका संबंध भी वो कॉटन वाला ही बनेगा, इसका बीज हमें खरीदना पड़ेगा जी। और उसका बीज कंपनी का होगा, फिर खाद कंपनी की होगी, स्प्रे कंपनी की होगी। उसका हमारी मानव सेहत के ऊपर क्या प्रभाव है वो हमें लंबा समय उसका बाद में पता चल पाएगा। हम अपना स्वावलंबन पूरा खो बैठेंगे इसमें। लेकिन जगतार जी, जब इन तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के खिलाफ जो लड़ाई है, कई बार हमने देखा है कि कोर्ट तक जाना पड़ता है आप जैसे लोगों को जो परंपरागत खेती में यकीन रखते हैं और स्वास्थ्य कारणों से या फिर पर्यावरण कारणों से ही इसको सही मानते हैं। जब कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकारों का, प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है। ये सरकार है या प्रशासन है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पूरे देश में जुड़े हुए हैं और वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आती हैं या पहले हुई है, हम तो अपना योगदान दे सकते हैं जागरूकता में, क्योंकि इसके बारे में हमारे किसान भाई भी नहीं जानते होते। जहाँ सिर्फ किसान को जानने की जरूरत नहीं, इसके बारे में पूरे का पूरे खपतकार जो वर्ग है उसको भी जानने की जरूरत है। जब वो बीटी कपास हमारे लाया गया उससे पहले ये दूसरे देशों में आया था। अभी हमारे की बात चल रही है तो दूसरे देशों में ये पहले ही हो चुका है। बीटी मक्का का भी ट्रायल हो चुका है, बीटी सोयाबीन का भी हो चुका है। उसके नुकसान क्या हुए, सिर्फ वो हेल्थ इश्यू से लेकर नहीं, वो हमारी स्वावलंबन की भी बात है। हमारा बीज टोटली वो हमारे हाथों से चला जाता है जिस भी फसल में हम आगे बढ़ते हैं। धालीवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत के मिलेट्स का जिक्र किया और मिलेट्स को प्रमोट करने में, उसके सेवन को प्रमोट करने, उसके पैदावार को प्रमोट करने में, प्रचार प्रसार करने में आपका मिशन जो है लगातार लगा हुआ है। आप थोड़ा मुझे समझाइए कि मिलेट्स को लेकर आम लोगों में किस तरह की भावनाएं या किस तरह की बातें आप देखते हैं, वो क्या सोच रखते हैं। जी बिल्कुल, जो जितने भी मिलेट है एक पूरा का पूरा जो फसलों का एक समूह रहता है, इसमें लगभग 9 से 13 तरह की जो अनाज की फसलें हैं जिनको हम गिनते हैं, जैसे कोदो है, सावा है, कुटकी,
कंगनी, हरी कंगनी, रागी, बाजरा, ज्वार, तो ये फसलों का एक समूह है। और देश की बात करें तो वहां तो आज भी ये खाए जाते हैं, और पंजाब में कभी ये खाए जाते थे। बीच में कुछ समय आया कि इनको हम भोजन के तौर पे लेना, कुछ छोड़ के गेहूं पे लगे, जहाँ थोड़ा चावल की तरफ तो अभी भी कमी है। तो पिछला कुछ समय है 5-6 साल का, लेकिन हम तो 2008 से इसको फिर से रिवाइव करने में पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5-6 साल से इसका प्रचलन बड़ा है पंजाब में भी। हमने फिंगर मिलेट बोलते हैं, रागी मंडवा कहते हैं उसको, तो उसकी कल्टीवेशन पंजाब के किसानों ने की, खूब अच्छी हुई, उसको खाया, उनको खाने भी उसके हेल्थ पे उसके रिजल्ट मिले, अच्छा नतीजा मिला उनको सेहत के पक्ष पे। तो उसके बाद लगभग 3 साल से या 4 साल से बोले तो दूसरे मिलेट जो है, कंगनी, कोदो, कुटका, हरी कंगनी, सावा, उनकी भी जो हम परसेंटेज एरिया देखें तो वो कम है। और किसान उसकी खेती को अपना चुके हैं। उसका हमने 2-3 सालों में जो खेती प्रैक्टिस किया है, कौन सी पद्धति से उनको हम बोए, वो भी फाइनल हो चुका है। लेकिन अब खपतकारों में उसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सिटीज में, या हम गांव देहात में भी बात करें तो शहरों के मुकाबले गांव में भी लोग इनको खा रहे हैं। लेकिन जो खाता है इनको 10 दिन 5 दिन खाता है तो उनको बिल्कुल जो उनका हेल्थ पे जो क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सेहत पे वो उनको अच्छा लगता है, उसको वो फिर लगातार अपनाते हैं। महीनों महीनों खा के लोग बहुत हमारी बीमारियां हैं उनसे वो ठीक हो रहे हैं। आगे का जो आने वाला साल 2023 वो अंतरराष्ट्रीय मिलेट, हम उसको मूल अनाजों का साल के रूप में सभी देश मना रहे हैं जी। तो पंजाब में तो हम लगे ही थे, और इसका प्रचलन खपतकार में भी और किसानों में भी और बढ़ रहा है। पहले समझती कि इनको प्रोसेसिंग यूनिट पंजाब में नहीं थे, इनको खाने से पहले बीज से छिलका हटाना पड़ता है, फिर हम खा सकते हैं। में 3 जगह पे वो प्रोसेसिंग यूनिट लग चुके हैं। एक तो जैतो मंडी में, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में और संगरूर में जी। आज किसान लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस की सेट हो चुके हैं, बीज की उपलब्धता हमारे पास है। खाने सेहत के नतीजे तो बहुत ही लोगों ने हजारों की संख्या में हमारे साथ साझा किए हैं। जो मधुमेह का रोग है, हम जहाँ मोटापा की बात करें तो काफी जगह पे ये बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका 10 दिन में 15 दिन में इतना इम्पैक्ट आता है कि सालों सालों से जो मरीज थे उसकी गोली खा रहे थे, या इंसुलिन का इंजेक्शन भी कुछ लोग तो ले रहे थे, उनका 1 महीने में बंद हो जाता है। तो दूसरे में भी ये काम कर रहे हैं। तो हमारे पास काफी प्रमाण है, हम खेती बढ़ा रहे हैं। इससे भी जो आगे की बात है, जहाँ हम बार बार बोलते हैं कि हम लंबा सोचें, तो लंबा तो पंजाब का आगे क्या दशा हो रही है। हमारे जो कुदरती संसाधन है, वो पानी और मिट्टी, उनकी सेहत खराब हो रही है, पानी गहरा जा रहा है जी, तो जी। मूल अनाज है, मिलेट है, मोटे अनाज है, ये सभी के सभी सावनी की फसल है। उस समय इनकी बुआई होती है जब धान की रोपाई हो रही होती है पूरे पंजाब में जी। जब हम पूरा जमीन का पानी निकाल के ऊपर फेंक रहे होते हैं उसको धान की रोपाई के लिए, तो मूल अनाजों की रोपाई होती है। वर्षा आधारित खेती में बहुत ज्यादा अच्छा जो उत्पादन देते हैं। एक तरफ धान की खेती में पूरे बोला जाता है ना कि 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर से लेकर 5000 लीटर पानी लगता है। और दूसरी तरफ हम मूल अनाजों की बात करें तो इनको 1 किलो मिलेट जो मूल अनाज है, इनकी पैदावार के लिए 150-200 लीटर पानी लगता है जी। बहुत बड़ा फर्क है ये फर्क मुझे नहीं पता था, जो कि आपने मुझे जानकारी दी, और ये बहुत बड़ा फर्क है।
और स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिहाज से मुझे लगता है कि मिलेट को ज़रूरत से ज़्यादा जो है यहाँ पर पुश मिलना चाहिए, इनकी कल्टीवेशन को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि लंबे समय से थोड़ा शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर, क्योंकि पंजाब एक बड़ा रोल प्ले, बड़ी भूमिका अदा करता है पूरे देश को जो है अनाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आता कि धान की बजाय मिलेट्स की खेती को किसान अपनाने लगे। एक क्रांति की जरूरत लग रही है आपको? एक बार थोड़ा विश्वरी में वो बता दूं एक बार जी, जितना भी ये मूल अनाज है, एक तरफ हम गेहूं की या चावल की खेती कर रहे हैं, उनको एक साल में जितना पानी लगता है उतने पानी से अगर हम मूल अनाजों की खेती करें तो हम 26 साल इनकी खेती कर सकते हैं। उतना पानी हम एक साल में लगा देते हैं, इनको हम 26 साल उगा सकते हैं। एक ये बड़ा फर्क है। तो मैंने पहले भी बात की थी, ये पूरे देश का संदर्भ है वो अलग हो सकता है, लेकिन पंजाब का जो संदर्भ है खेती के बारे में या पर्यावरण के बारे में या हेल्थ के बारे में वो थोड़ा अलग है। पंजाब में जो अभी बात आएगी इस विषय में तो वो आएगी एमएसपी की बात, कि इसको क्यों नहीं लोग आगे अपना रहे मिलेट को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। एमएसपी है, वीट राइस पे एमएसपी है, उनकी मैकेनाइजेशन पंजाब में खेती में इतनी ज्यादा हो चुकी है, लेबर की शॉर्टेज हमारे इतनी ज्यादा है कि हम खेत में काम करने के लिए ढूंढने पे भी आदमी नहीं मिलता, मुश्किल होता है। ये हमारे पास आसानी से उपलब्ध है। हमने अपनी जरूरत से दुगनी तिगनी मशीनरी अपने घरों में वो ला चुके हैं हम अपने खेतों में। जी जी। धान की और गेहूं की खेती करेंगे, उसका श्योर मार्केट है। हम पानी हमें मुफ्त में उपलब्ध है, कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी कोई बिल नहीं आता है पंजाब में लंबे समय से। अच्छा। हमारा इसको हम क्या माने, हम इसको दोनों दो बात हो सकती है कि ये बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है तो उस तर्ज पे हमारे हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसकी कुछ वैल्यू ही मालूम नहीं होती। क्योंकि जगतार सिंह धालीवाल, धालीवाल जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी ये उन किसानों को लगातार एनकरेज कर रहा है जो कि धान और गेहूं की खेती से हटना ही नहीं चाहते, ये जानते हुए भी कि कितना बड़ा संकट जो है पंजाब में पैदा हो चुका है, पूरे भारत में पैदा हो चुका है, पूरी दुनिया में पैदा हो चुका है। सही बात है। जो पंजाब में मुफ्त बिजली दी जा रही है उसी की वजह से हम आसानी से पानी निकाल रहे हैं। हमारे कोई भी ट्यूबवेल लगना है उस पर कोई प्रतिबंधन नहीं है। कौन सा भी किसान कोई भी कहीं पर भी कितनी भी गिनती में ट्यूबवेल हम लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। वो पॉलिसी में चाहे हो, लेकिन जमीनी सतह पर वो नहीं है। दूसरा जो हम पैदा करते हैं गेहूं और चावल, गेहूं तो चलो मान भी लेते हैं कि हम खाते भी हैं, लेकिन चावल तो हम पंजाब के निवासी वो इतना वो बड़ी संख्या नहीं है जो उसको चावल को अपना स्टेपल फूड मानते हैं, वो गेहूं ही खाते जाते हैं। लेकिन चावल यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात होता है दूसरे देशों में, तो एक आय का बड़ा स्रोत है पंजाब के किसानों के लिए। वो बात वही है कि वो किस कीमत पे हम अपनी आय को निर्धारित कर रहे हैं। हमने तो अपना पूरे का पूरा जो हजारों सालों से खेती होती आ रही थी उसको चंद वर्षों में हमने इस कगार पर लाके रोक लिया है कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसकी आसानी की वजह से ही हमने अपनी पूरी की पूरी गेहूं चावल आसान पैदा होता है और बिकता भी आसान है, सरकार खरीद लेती है, उसको तुरंत पैसा मिलता है। लेकिन अनाजों की हम बात करते हैं, हमारे जो साथी उगा रहे हैं वो खुद उसका प्रोसेसिंग करवाते हैं, खुद उसको रिटेल में सेल कर रहे हैं, उसका कोई फाइनल नहीं है, कोई उसकी अश्योर मार्केट नहीं है। चाहे खपतकार उसके बढ़ रहे हैं, वो खरीद भी रहे हैं लोग, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको इतना सपोर्ट नहीं है जो गेहूं चावल पे हो रहा है या मैकेनाइजेशन। खाद की जो बात करते हैं हम, यूरिया डीएपी की प्रधानमंत्री जी बोले कि वो
उसका संकट रहता है। हम बात पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि हमारे जो जैविक खेती वाले किसान हैं वो कोई यूरिया डीएपी नहीं यूज करते। जितनी सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ रहता है इन खादों को किसानों को मुहैया करवाने का, हमारे साथी तो वो नहीं ले रहे हैं। तो हम तो सरकार का बोझ हल्का कर रहे हैं। पानी की हम ये फसलें लगा के उसको पानी की या पर्यावरण की संसाधनों की भी बचत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन किसानों की तरफ देखना नहीं चाहती। वो तो तरफ ही आगे बढ़ रही है। आपने कहा कि सरकार फिर भी इन किसानों की तरफ नहीं देखना चाहती जो कि परंपरागत खेती की तरफ मुड़ना चाहते हैं, उनको किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दुनिया के पटल पर जाकर कहते हैं कि हम भारत में बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत में ये कैसा बढ़ावा है जहां पर आपके शब्दों में हमने जाना कि अगर मिलेट्स उगाने वाले किसान हैं उनको किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा, सपोर्ट प्राइस की जो आपने बात कही या फिर दूसरी सुविधाओं की बात कही, मार्केट की जो बात कही आपने, इस सब की सुविधा गेहूं और धान उगाने वाले किसानों को ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। किसानों को खरीद मूल्य की भी सुविधा मिलती है। खाद्य जो जितनी भी खाद यूज करते हैं किसान उनके ऊपर जो सब्सिडी है उसकी भी सुविधा मिलती है। वो पूरे राज्य में बात करें तो बहुत बड़ी जो धनराशि बनती है, लेकिन हमारे किसान भी उसमें योगदान दे रहे हैं उसकी बचत करने में पूरे का पूरा। वो सेहत की बात करें, पर्यावरण की सेहत की बात करें, मिट्टी की सेहत है, हवा है, पानी है, हमारी विविधता की बात करें, हमारे किसान अपने खेतों में 20-25 फसलें उगाते हैं। दूसरी पूरे राज्य में सिर्फ 2-3 फसलें, 4 फसलें, 5 फसलें उगाई जा रही है। तो खाद्य सुरक्षा तो हमारे किसानों के जैविक परंपरागत किसानों के पास ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में उसकी बात भी करते हैं, या दूसरे राज्यों में हो सकता है वो बात भूल भी रही है, लेकिन पंजाब में थोड़ा सा दिक्कत की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पंजाब में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में ही इस तरह की किसानी को, इस तरह की खेती को उतना समर्थन नहीं मिलता है स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से जितना कि गेहूं और धान उगाने वाले किसानों को मिलता है। यहाँ पर बात मैं करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, जो कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का ही एक जो है चुनावी मुद्दा बनाकर चलती है। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास भी ये विजन नहीं है कि पंजाब में खेती को लेकर जो एक बड़ा संकट किसान झेल रहा है उसे फौरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि राहत मिल रही है, लेकिन आगे चलकर कुछ ही सालों में, क्योंकि हम बिल्कुल एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि अगर पर्यावरण को अभी गंभीरता से उसका संरक्षण नहीं किया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप कर जाएंगे। ये बातें हैं वो सरकार तक पहुंच तो रही हैं कि नीचे जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई क्या है और हमारे चुनावी एजेंडे क्या हैं जी, तो वो भी पहुंचाते हैं कि असल में हम एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई और है। उनके पास बात जा भी रही है, समझ भी रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं वो क्या हो सकता है कि वो लंबे समय से एक रास्ता बना हुआ है, उस पर थोड़ा आगे पीछे होना दिक्कत वाली बात सभी को लगता है कि यार मुश्किल है। जैसे हम भी बोलते हैं कि कोई किसान जब जैविक कृषि शुरू करता है तो उसको उसके प्रिंसिपल्स क्लियर है, वो सारा समझ भी लेता है, लेकिन जब उस दिशा में बढ़ना होता है तो उसका परिवार में सबसे पहले उसका विरोध होता है। परिवार में होता है, फिर गांव में विरोध होता है, उसके सर जी। तो सरकार हम थोड़ा अभी है इंतजार में कि आने वाले समय में इसको आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको सोचना बिल्कुल चाहिए और इस पे काम करेंगे। अगर जमीनी स्तर पर तो ये पंजाब में लंबा चल सकते हैं, लेकिन अभी तो दूसरी सरकारों का तो वो मुद्दा यही था कि एक बड़ी समस्या जो मुझे लगती है जगतार जी कि जब आप मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी लेने से किसानों को कहेंगे कि आप ऐसा मत करिए, ये कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनका विरोध करना तो बिल्कुल स्वाभाविक होगा। कैसे समझाते होंगे आप? हमारे बहुत से साथी हैं जो रियलिटी को समझ चुके हैं कि ये हम बहुत गंभीर समस्या में फंसने वाले हैं कुछ सालों में, और ये भी इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि
कुछ सालों का ही पानी अभी बचा हुआ है, और हम देखते हैं, हम खुद खेती करते हैं तो हर साल उसका लेवल है कितना नीचे जा रहा है, और जो मोटर की हॉर्स पावर है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ रही है, कोरोना का संकट है, फिर काफी संकट जो जुड़ के, तो विरोध एक बार जो बड़ा जन समूह है उसमें तो विरोध होगा, लेकिन ये काफी जागरूकता भी हमारे किसान साथियों में भी आई है। जो दिल्ली में लंबा संघर्ष चला है उसमें बहुत साथी हमारे वहाँ पर जुड़ के बैठी हैं, कई राज्य के किसान वहाँ पे जुड़ के बैठे थे, तो मानते हैं कि उसमें लोग समझेंगे इसको और साथ भी देना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अगर ऐसे चर्चाओं से अगर लोग नहीं समझते तो एक क्रांतिकारी जो मिशन है वो चलाने की जरूरत महसूस होती है। तो क्या खेती विरासत मिशन को ये महसूस हो रहा है कि अब क्रांति का समय है, कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे? ये एक तो अगले साल में ही क्रांति हो ही रही है, जो मिलेट की क्रांति है जी, ये एक बड़ी उम्मीद की तरह है जी। भोजन के लिए भी उम्मीद है, हमारे पर्यावरण के लिए भी उम्मीद है, और पूरी सरकारें इसमें लगी हुई हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज और कृषि विभाग है, सभी काम कर रहे हैं, तो उसमें एक रास्ता निकलने की उम्मीद है, अभी उम्मीद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जगतार सिंह धालीवाल जी। आपने खाद्य संकट और पर्यावरण संकट का जो सामना कर रहा है देश, खासकर पंजाब में जो स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारियां दी, और उम्मीद करूंगी कि हमें जो देख रहे हैं दर्शक उन्हें मिलेट और इससे जुड़ी तमाम जो परेशानियां किसानों को सामना करना पड़ रहा है उनका पंजाब में खास तौर पर, उसके बारे में पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सिंह धालीवाल जी, एक बार फिर से आपका। चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और विशेष मुद्दे के साथ, विशेष अतिथि के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।